किन्सियोलॉजी में अगला है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स किसको कहते हैं? स्टैटिक्स है स्थिर या गतिमान वस्तुओं का अध्ययन। गतिमान वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है, स्थिर या गतिमान वस्तुओं का अध्ययन। अब इसमें गति भी, गतिमान वस्तुओं की गति भी किस समान होगी? एक समान गति। एक समान गति यानी जो गति कर रही हैं वस्तुएं, उनकी भी एक समान गति का अध्ययन ही क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। आगे है डायनेमिक्स। ठीक है, अब ये डायनेमिक्स दो प्रकार का होता है। एक तो होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। और डायनेमिक्स का मतलब है त्वरणशील वस्तुओं का अध्ययन। त्वरणशील वस्तुओं का अध्ययन। दो प्रकार का होता है ये, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। ठीक है, एक होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ये है शुद्ध गति विज्ञान। ठीक है, ये है शुद्ध गति विज्ञान। ठीक है, और दूसरा है काइनेटिक्स। ये क्या है? ये बल गति की विज्ञान कहलाता है, यानी बल गति का विज्ञान ठीक है। आगे है वेग यानी स्पीड। वेग जिसको स्पीड भी कहते हैं, ये क्या है? समय के सापेक्ष दूरी। एक समय में आपने कितनी दूरी तय की, वही स्पीड कहलाती है। समय के सापेक्ष दूरी यानी मैंने 1 मिनट में 7 किलोमीटर की दूरी तय की, तो जो स्पीड है वो क्या कहलाएगी? वही क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। ठीक है, आगे है संवेग। ठीक है, वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, संवेग, वेलोसिटी। निश्चित दिशा में गति परिवर्तन। निश्चित दिशा में गति परिवर्तन। ठीक है, निश्चित दिशा में गति परिवर्तन करना ही क्या है? वेलोसिटी कहलाता है, संवेग कहलाता है। आगे है त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है? जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये क्या है? त्वरण क्या है? गति परिवर्तन की क्षमता। गति परिवर्तन की क्षमता क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है, क्षमता। ठीक है, आगे है दूरी, डिस्टेंस। अगला है दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, दूरी या डिस्टेंस, कुल तय की गई यात्रा। कुल तय
की गई यात्रा। जैसे किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही क्या है, वो दूरी है। ठीक है। अगला है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। विस्थापन यात्रा के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। यात्रा के प्रारंभ व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक है। यात्रा के प्रारंभ व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे किनेसियोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति, गति विज्ञान से विज्ञान या किनेसियोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है। मतलब गति विज्ञान के से जुड़े हुए जो जो व्यक्ति हैं उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो है आपके अरस्तु। ठीक है। अरस्तु पहला व्यक्ति जिसने रनिंग, जंपिंग आदि के दौरान जटिल मूवमेंट्स को अध्ययन के लिए प्रयोग किया। पहला व्यक्ति जिसने रनिंग, जंपिंग, आदि के दौरान जटिल मूवमेंट्स को अध्ययन के लिए प्रयोग किया। ठीक है। अध्ययन के लिए प्रयोग किया। अगला नाम है आर्किमिडीज, जिसने तैरती वस्तुओं के जल स्थैतिक सिद्धांत का वर्णन किया था। अगला व्यक्ति है आर्किमिडीज। ठीक है बच्चों। आर्किमिडीज ने क्या किया था, तैरती वस्तुओं के जल स्थैतिक सिद्धांत का वर्णन किया था। तैरती वस्तुओं के जल स्थैतिक सिद्धांत का वर्णन। ठीक है। किसने किया था, आर्किमिडीज ने। ठीक है। आर्किमिडीज ने क्या किया था, तैरती हुई वस्तुओं के जल स्थैतिक सिद्धांत का वर्णन किया था। अगला है गैलेन। अब ये गैलेन ने क्या किया है, यह पहला व्यक्ति था जिसने मसल टोन के बारे में बताया। पहला व्यक्ति
इसने मसल टोन के बारे में बताया, टोन के बारे में बताया। ठीक है, मसल टोन के बारे में बताया। फिर है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, गिरती हुई वस्तुओं की क्रिया को समझाया। गिरती हुई वस्तुओं की क्रिया को समझाया, क्रिया को समझाया। ठीक है, गिरती हुई वस्तुओं की क्रिया को किसने समझाया? गैलीलियो गैलीली ने। अगला है अल्फांसो बोरोली। अल्फांसो बोरोली। ठीक है, अल्फांसो बोरोली ने क्या किया है, लीवर के सिद्धांतों का प्रयोग करके मसल मूवमेंट को यांत्रिकी के सिद्धांतों के साथ जोड़ा। लीवर सिद्धांतों को जोड़ के, लीवर सिद्धांतों को, लीवर सिद्धांतों का प्रयोग करके, मसल मूवमेंट, प्रयोग करके मसल मूवमेंट को यांत्रिकी सिद्धांतों के साथ जोड़ा। मसल मूवमेंट को यांत्रिकी के सिद्धांतों के साथ जोड़ा। मसल मूवमेंट को यांत्रिकी के सिद्धांतों के साथ जोड़ा, ठीक है। अगले हैं न्यूटन। अगले कौन है? न्यूटन, सभी जानते होंगे। इन्होंने गति के 3 नियम बताए। क्या बताए? गति के 3 नियम, गति के 3 नियम बताए। गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी इन्होंने ही बताया। इन्हीं को पता चला था सबसे पहले कि जो गुरुत्व है वो पृथ्वी के अंदर है, क्योंकि इनके ऊपर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कहते हैं, और सेब का पेड़ था तो उससे सेब नीचे इनके सर पे आके गिरता है, तो जिससे इनको पता चलता है कि पृथ्वी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है। ठीक है, आगे है विलियम ब्रूनो। विलियम ब्रूनो और ऑटो फिशर। ठीक है, ये दोनों हैं। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्रिया की स्थिति के दौरान प्रयोग के माध्यम से समझाया। गुरुत्व केंद्र को क्रिया की स्थिति के दौरान, गुरुत्व केंद्र को क्रिया की स्थिति के दौरान, क्रिया की स्थिति के दौरान प्रयोग के माध्यम से समझाया। प्रयोग के माध्यम से समझाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं किन्सियोलॉजी के उद्देश्य। क्या उद्देश्य हैं गति विज्ञान के? उद्देश्य देखते हैं किन्सियोलॉजी के उद्देश्य।
उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, तो किनेसियोलॉजी 3 स्थितियों के अनुकूल कार्य करती है, जिसमें पहला, खेल क्रिया के दौरान शरीर के चारों तरफ उत्पन्न 3 प्रकारों प्रभाव में, जिसमें जंप के दौरान शरीर को गुरुत्व केंद्र और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अतः दोनों क्रियाओं में ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। जंप के दौरान शरीर को गुरुत्व केंद्र और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जंप के दौरान शरीर को गुरुत्व केंद्र व गुरुत्वाकर्षण दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अतः दोनों क्रियाओं में ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। अतः दोनों क्रियाओं में बल की आवश्यकता बल की आवश्यकता पड़ती है। यानी आपको बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। बिना बल लगाए ना तो आप जंप कर पाओगे, ना आप हिल डुल पाओगे। ठीक है, थ्रोइंग, किकिंग, जंपिंग की क्रिया के दौरान शरीर को 45 डिग्री के कोण पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन क्रियाओं में हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। कौन कौन सी? थ्रोइंग, किकिंग, किक अगर आप किसी की कर रहे हो, किकिंग, और जंपिंग की क्रियाओं में ठीक है, थ्रोइंग, किकिंग, जंपिंग की क्रियाओं के दौरान शरीर को 45 डिग्री के एंगल में, के कोण में कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन क्रियाओं में हवा का दबाव अधिक होता है। ठीक है, आगे है टेक ऑफ की स्थिति में लगाया जाने वाला बल, लगाया जाने वाला बल क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। आप किस प्रकार बल लगा रहे हैं क्रिया के ऊपर, यानी किस प्रकार की आपकी क्रिया है टेक ऑफ करने की। आप लंबे दौड़ के आ रहे हो या खड़े खड़े ही टेक ऑफ ले रहे हो, क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, करता है। आगे है शरीर की स्थितियां। ठीक है, पहली है मूल स्थिति।
स्थिति कैसी है? इसे फंडामेंटल पोजीशन भी कहते हैं और इसे स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन भी कहते हैं। इसके दो नाम और लिख लो। एक तो है इसे फंडामेंटल, मेंटल नहीं है, फंडामेंटल ब्रो, फंडामेंटल पोजीशन, व यही लिख दो, व स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। तो मूल स्थिति को फंडामेंटल पोजीशन और स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन भी कहते हैं। सावधान की स्थिति में जब दोनों एड़ियां बराबर हो जाए और पर्याप्त गैप हो और हाथ की हथेलियां शरीर की ओर फेस किए हो, वही क्या है? मूल स्थिति है। ठीक है। सावधान की स्थिति में, सावधान की स्थिति में, सावधान की स्थिति में जब दोनों एड़ियां बराबर हो जाए, जब दोनों एड़ियां बराबर हो, पंजों में पर्याप्त गैप हो, व पंजों में क्या हो? पंजों में पर्याप्त गैप यानी दूरी हो, ठीक है, पर्याप्त दूरी हो और हाथ की हथेलियां शरीर की ओर हो, और हाथ की हथेलियां शरीर की ओर हो और फेस किए हो, ये है आपकी मूल स्थिति। यानी आप सीधे खड़े हो सावधान की स्थिति में, आपके दोनों एड़ियां बराबर हैं और पंजों के बीच में पर्याप्त गैप है, ठीक है। यानी जब आप राष्ट्रगान बोलते हो ना, वो स्थिति आपकी मूल स्थिति होती है, ठीक है। अगली है एनाटॉमिकल पोजीशन। दूसरी कौन सी पोजीशन है? एनाटॉमिकल स्थिति या पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टैंडिंग पोजीशन में जब हाथ की हथेलियां सामने की तरफ फेस किए हो, यही क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन है। यानी आप ऐसे खड़े हो और ये जो हथेलियां हैं इस प्रकार हैं, यही क्या है? आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। स्टैंडर्ड पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में हाथ की हथेलियां शरीर के सामने, यानी आपकी तरफ नहीं, आपसे विपरीत दिशा में, हथेलियां शरीर के सामने, ठीक है, शरीर के सामने की तरफ फेस किए हो, की तरफ फेस किए हो, वही क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। अब है शरीर की दिशात्मक स्थितियां। शरीर की दिशात्मक स्थितियां, शरीर की दिशात्मक
स्थितियां, ठीक है, दिशात्मक स्थितियों में पहली है इंटीरियर। इंटीरियर यानी शरीर को सामने से देखना, शरीर को सामने से देखना, ये तो हो गया इंटीरियर। इंटीरियर यानी जैसे मैं ये खड़ा हूं, आप मेरे शरीर को सामने से देख पा रहे हो, यही इंटीरियर है। और दूसरा है पोस्टीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर। इसमें शरीर का पीछे वाला हिस्सा जो हम नहीं देख पा रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो शरीर के पीछे का हिस्सा जो दिखाई ना दे, वही पोस्टीरियर है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है लैटरल। तीसरा है लैटरल, ठीक है। इसमें क्या होता है? शरीर को साइड से देखना होता है, शरीर को साइड से देखना, किसी भी साइड से देखो, साइड से देखना, जैसे इस प्रकार, ठीक है। ये लैटरल पोजीशन हो गई। फिर है चौथा है मीडियल। मीडियल का मतलब शरीर को मध्य से देखना, बीच से देखना, मध्य से देखना, ठीक है। पांचवी कौन सी है? पांचवी है सुपीरियर। पांचवी है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब है शरीर को ऊपर से नीचे देखना, यानी ऊपर से नीचे देखना ही क्या है? सुपीरियर। अगला है इंफीरियर, छठा है इंफीरियर। इंफीरियर यानी शरीर को नीचे से ऊपर की ओर देखना, शरीर को नीचे से ऊपर की ओर देखना, इंफीरियर हो गया। आगे है सुपरफिशियल, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम का नहीं है। प्रॉक्सिमल देखो, अगला है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल, ठीक है। प्रॉक्सिमल में क्या होता है? किसी भी जोड़ से पास की ओर, किसी भी जोड़ से पास की ओर, ठीक है। जैसे मेरे बॉल एंड सॉकेट, यानी इस जोड़ से पैर क्या है? प्रॉक्सिमल नहीं है। पैर तो क्या हो जाएंगे? डिस्टल हो जाएंगे, लेकिन प्रॉक्सिमल क्या रहेंगे? ये वाला जोड़, यानी जोड़ से पास की चीज वही प्रॉक्सिमल कहलाती है, और दूर की चीज कहलाती है डिस्टल। जोड़ से दूर की चीज डिस्टल। डिस्टल क्या कहलाएगी? किसी भी जोड़ से दूर की ओर, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि इस हथेली को मैं इस जोड़ के पास ला रहा हूं, तो ये तो हो गया प्रॉक्सिमल, और अगला हो गया डिस्टल, ठीक है। दूर की ओर लेकर जाना क्या कहलाएगा? ठीक है, डिस्टल हो गया। अगला है सुपाइन। अगला है सुपाइन।
SUPINE, ठीक है, सुपाइन। इसका मतलब है सीधा लेटना, सीधा लेटना, सीधा लेटना सुपाइन कहलाता है। और अगला है प्रोन, 10वां है प्रोन, PRON, ठीक है, प्रोन है, ये ध्यान रखना, आर के बाद लग रहा है वो। प्रोन में क्या होता है? उल्टा लेटना, उल्टा लेटना, प्रोन, ठीक है। आगे है डेक्स्टर, अगला है डेक्स्टर, 11वां है डेक्स्टर। डेक्स्टर मध्य, शरीर के मध्य रेखा से, शरीर की जो मध्य रेखा है उससे, एक बार वापस लिख लेते हैं इसको, मध्य शरीर से लिख लेते हैं, कई सोचते मध्य रेखा कहाँ है। फिर शरीर की मध्य रेखा से, की मध्य रेखा से दाईं ओर, दाईं ओर, यानी यहां से इस ओर, दाईं ओर, जो आपका दाहिना हाथ है उस ओर, वो क्या कहलाएगा? डेक्स्टर कहलाएगा। 12वां है सिनिस्टर, सिनिस्टर, ये भी शरीर की मध्य रेखा से बाईं ओर आएगा ये, ठीक है, बाईं ओर, जिस तरफ आपका बायां हाथ है। अगला है डोर्जल, डोर्जल, डोर्जल है पीठ वाला हिस्सा, पीठ की दिशा वाला हिस्सा है, पीठ वाला हिस्सा नहीं है, दिशा वाला हिस्सा, यानी अभी आप मेरे डोर्जल दिशा में हो, ठीक है, पीछे की दिशा में हो, डोर्जल हो गया। पाल्मर, 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 आर है पाल्मर, यानी हथेली का हिस्सा, ये जो हथेली है ना, इसको पाल्मर बोलते हैं, हथेली का हिस्सा, ठीक है, हथेली का ये जो हथेली है ये पाल्मर कहलाता है। और वोलर, वोलर है पैर का तलवा, पैर का के तलवे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये है शरीर की दिशात्मक स्थितियां। अब आगे क्रियाएं देखते हैं हम, शरीर की क्रियाएं जो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे, शरीर की क्रियाएं, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे कौन सी क्रिया किस तरीके से की जाती है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो गई, और एब्डक्शन वगैरह, जितनी भी सर्कमडक्शन वगैरह सारी चीजें आपको बताई जाएगी आगे वाली कक्षा में, क्रियाएं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।